हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि जो आपके फंडामेंटल फोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फंडामेंटल फोर्स आपके 4 टाइप्स के होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। फर्स्ट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ इज़ वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन अबाउट gravitational force. The gravitational force is the force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. It is a universal force. बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट होता है वो आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपका एक्ट होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट जैसे आप लेके चल रहे हो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, तो यही क्या कहलाता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स, ये आपका यूनिवर्सल फोर्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। इन पर्टिकुलर ग्रेविटी governs the motion of the moon and जो आर्टिफिशियल आपकी सैटेलाइट्स अराउंड द सन। जो आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं और एक तरीके से, और जैसे मून है और अर्थ है उसके बीच में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट होता है, और जैसे सन है, सैटेलाइट्स है और मून है, इस तरीके से जो आपकी अर्थ है, तो इनके बीच और सन के बीच में ये सब जो फोर्स कार्य करता है, यहाँ पर भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपका होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में वहाँ पर एक होता है आपका ग्रेविटी, और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस होता है। ग्रेविटी बेसिकली क्या होता है, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होता है और मीडियम होता है, अनदर इज मीडियम। लेकिन हम ग्रेविटेशनल फोर्स में दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल में डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स में हम दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं और ग्रेविटी में हम एक ऑब्जेक्ट और एक मीडियम की बात की जाती है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास आपका m1 है, दूसरे का मास आपका m2 है, तो फोर्स जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 के है और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m2 के। फोर्स जो होगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उनके बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है 1/r², इसके इक्वल होगा, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन। जब आप तीनों इक्वेशन को आप जब कंबाइन करोगे, इक्वेशन नंबर आपकी 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई आपकी, इक्वेशन थर्ड आपकी ये हो गई। जब आप तीनों इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, m1 m2/r²। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक आप कांस्टेंट का यूज करते हो, जिसे कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो? कैपिटल G। कैपिटल G क्या है? इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर माइनस के 2 इट्स की वैल्यू होती है, जो आपकी कैपिटल J की होती है। ठीक है, और कैपिटल J क्या है? आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या के बारे में आप समझ गए होंगे, और साथ साथ आज हमने फंडामेंटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में समझा। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक्ट होता है और डिपेंड करता है, दोनों के मास पर डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ उनकी बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस होती है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मास और उनकी बीच की सेपरेशन डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो हम जो डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। डिस्कशन कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपका एक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जो आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके बीच में एक्ट होता है। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो ये आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपका एक्ट होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट होता है। When charges are at rest, जब चार्ज आपके रेस्ट पे है, the force is given by Coulomb's law, attractive
अनलाइक चार्जेस का मतलब यदि एक पे प्लस का चार्ज है दूसरे पे माइनस का चार्ज है तो उनके बीच में कूलॉम्स लॉ फॉलो करता है। और जो कूलॉम्स लॉ लगेगा तो कूलॉम्स लॉ क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा किसके लिए, यदि आपके अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। एंड रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस यदि दोनों आपके निगेटिव है या दोनों आपके पॉजिटिव है तो कैसा होगा, आपका रिपल्सिव होगा। चार्ज इन मोशन produce magnetic effects and a magnetic field gives rise to a force on a moving charge। मतलब चार्ज आपका यदि मोशन में है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यदि चार्ज आपका मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। और यदि आपका चार्ज स्टेशनरी है तो ओनली क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओवर लार्ज डिस्टेंस। जिस तरीके से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आपका एक्ट होता है लार्ज डिस्टेंस के लिए, इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपका लार्ज डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। एंड डू नॉट नीड एनी इंटरवीनिंग मीडियम, और इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो फोर्स अगर दो चार्ज आपके लेके चल रही हैं, एक चार्ज आपका प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, इस तरीके से न्यूट्रॉन तो आपका चार्ज न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन आप इलेक्ट्रॉन लेके चल सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन पर आपका चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, या दोनों प्रोटॉन आप लेके चल सकते हैं, या दोनों आप इलेक्ट्रॉन भी लेके चल सकते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 and force is directly proportional Q2. A force is inversely proportional square of distance 1 upon r square। तीन इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए आप कांस्टेंट का यूज करते हो तो F बराबर होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो फिर जहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो इसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के भी लिख सकते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर माइनस के 2 होती है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जाना कि ये जो एप्लीकेबल होता है ये आपके दो चार्ज पार्टिकल के एप्लीकेबल होता है, दोनों चार्ज पर डिपेंडेंट होता है जो फोर्स होता है, और साथ साथ डिपेंडेंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस के होता है, और किस किस चीज़ पर आपका डिपेंड करता है, और मीडियम पे यहाँ पर डिपेंड नहीं करता, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, आपने समझा यहाँ पर। इसके बाद जो आपका आता है वो आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ आपका एप्लीकेबल होता है, हम ये देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, इन ए न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक फोर्स कार्य करता है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो इन्हें न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को बांधे रखता है। This attractive force cannot be gravitational, since force of gravity is negligible compared to the electric force। The attractive force, इसको आप समझ लीजिए, the attractive force cannot be gravitational। जो आपका अट्रैक्शन होगा इस तरीके से नहीं होगा जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसकी नेग्लिजिबल होगी कंपेयर द इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये जो फोर्स होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होगी। बाकी जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल द फंडामेंटल फोर्स। तो जितने भी आपके चार हम फंडामेंटल फोर्स यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होती है। अबाउट 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना ज़्यादा होती है किससे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी स्ट्रेंथ से 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। ये जो फोर्स होता है ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर
जो ये फोर्स एप्लीकेबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एप्लीकेबल है, या आप कह सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एप्लीकेबल है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एप्लीकेबल है। तो जैसे न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एप्लीकेबल है। ए न्यूट्रॉन एंड ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एप्लीकेबल है, और साथ साथ एंड ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एप्लीकेबल है। इट्स रेंज इज एक्सट्रीमली स्मॉल अबाउट न्यूक्लियर डायमेंशन 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। इसकी जो डायमेंशन विड्थ होती है बहुत स्मॉल होती है, 10 की पावर माइनस की 15 मीटर के इक्वल होती है। जो न्यूक्लियस की रेडियस होती है, न्यूक्लियस की रेडियस होती है 10 की पावर माइनस की 15, तो इसी रेंज में ही आपका एप्लीकेबल होता है। उसकी जो रेंज होती है 10 की पावर माइनस की 15 मीटर होती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक न्यूक्लियर फोर्स appears only in certain nuclear process सच एज बीटा डीके प्रोसेस। तो जो आपका बीटा डीके प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स आपका एप्लीकेबल होता है ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस की जो रेंज है वो आपके 10 की पावर माइनस की 15 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो उससे भी छोटा, एक तरीके से आप कह सकते हैं उससे भी स्मॉल होती है इसकी जो रेंज कह सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेबल होता है न्यूक्लियस के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। तो इन बीटा डीके प्रोसेस द न्यूक्लियस एमिट एन इलेक्ट्रॉन, जब न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, एंड ए अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन हो। तो क्या होता है, न्यूक्लियस में एक आपका न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन से क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉनो एमिट होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा डीके प्रोसेस। This is the beta decay process. So beta decay process is that is force act weak nuclear force. तो आपका न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस पार्टिकल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रॉन से क्या होता है, आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और अनचार्ज जो पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन आपका बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बीटा डीके प्रोसेस। तो यहाँ पर इस प्रोसेस बीटा डीके प्रोसेस है, और बीटा डीके प्रोसेस में जो आपका फोर्स एप्लीकेबल होता है सब वीक न्यूक्लियर फोर्स आपका एप्लीकेबल होता है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज ए वीक, इतना वीक नहीं होता एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट मच वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10 की पावर माइनस की 16 मीटर। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इतना वीक भी नहीं होता है। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है उससे कम होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने कंपैरिजन भी यहाँ पर बताया है जो आपकी 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। तो कंपैरिजन मैंने इसलिए बताया कि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या रेंज होती है, किस किस के बीच में आपका ऑपरेट होता है। तो मैंने यहाँ पर जो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैंने इस वजह से लिया क्योंकि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ आपकी 1 होती है। इसका जो साइज होता है शॉर्टेस्ट होती है, और न्यूक्लियस साइज होता है 10 की पावर माइनस की 15 मीटर इसकी रेंज होती है, जो आपकी न्यूक्लियस की रेडियस होती है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी 10 की पावर माइनस की 15 मीटर होगी। और कहाँ ये ऑपरेट होता है, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच आपका ऑपरेट होता है। हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल, तो इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि न्यूट्रॉन के बीच में एप्लीकेबल है। न्यूक्लियल का मतलब होता है उसके अंदर आपके न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो ये आपके हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए दिस इज एप्लीकेबल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10 की पावर माइनस के 2 होती है। रेंज होती है इसकी इनफाइनाइट, और ये जो एप्लीकेबल होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में एप्लीकेबल होता है। तो हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की है अभी तक। इसके बाद जो थर्ड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10 की पावर माइनस की
13 है, ये वेरी शॉर्ट रेंज होती है, और सब न्यूक्लियर साइज इसका साइज होता है 10⁻⁻16 मीटर होता है। सम एलिमेंट्री पार्टिकल, जो आपके एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनो, इनके बीच में आपका एक्ट होता है। जो आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन और जो आपके न्यूट्रिनो होते हैं, जो चार्ज लेस पार्टिकल होते हैं, तो उनके बीच में आपका एक्ट होता है। हालांकि होते एलिमेंट्री पार्टिकल है, लेकिन ये जो एप्लीकेबल है वीक न्यूक्लियर फोर्स, सब न्यूक्लियर जो आपके वेरी शॉर्ट होते हैं, सब न्यूक्लियर साइज होता है, उसकी पावर, उसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻16 मीटर होती है, इसी रेंज में आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻⁻39 होती है, रेंज इसकी इनफाइनाइट होती है। ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स किस किस के बीच में, जो आपका यूनिवर्स में, जैसे आपका सन एंड मून हो गया, सन एंड अर्थ हो गया, इस तरीके से ये आपका एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको चारों फंडामेंटल फोर्स के बारे में बताया, ये चीज़ के बारे में बताया किसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की है, और जो सबसे कम रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की है। तो आप इसे याद करने का एक सिंपल मेथड है कि आपको यदि याद ना रहे रिलेटिव स्ट्रेंथ को किस तरीके से हम याद करें, इनके फर्स्ट नाम से SEWG, इस तरीके से हम याद कर लेते हैं, तो याद करने में आसानी रहती है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो सबसे ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग की होती है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की होती है, उसके बाद आपकी वीक न्यूक्लियर की होती है, और जो सबसे कम होती है वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन समझा, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज और किस किस के बीच में ये आपकी फोर्स ऑपरेट होते हैं, हमने यहाँ पर ये डिस्कशन किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।